हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत और डॉक्टर अभिजीत फ़ोटो एंड टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये कि एप्पल के कंप्यूटर्स कैसे ख़रीदें, कैसे कस्टमाइज़ करें एवं आपके लिए कौन सा मैक बेटर होगा। ठीक है, विंडोज़ के मामले में ये चीज़ बड़ी आसान होती है कि भाई आप बाज़ार जाओ, अपने स्पेसिफ़िक प्रोसेसर के बारे में बोलो, स्पेसिफ़िक रैम रिक्वायरमेंट बोलो, ग्राफिक्स कार्ड बोलो, तो आपको एक अच्छा सा लैपटॉप बहुत ही तुरंत मिल जाता है। या फिर अगर आप एक थोड़े इंथुजियास्ट किस्म के इंसान हो तो आप अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद के घर पे असेंबल करके बना लो। बट ओवरऑल ये चीज़ देखी गई है कि मैक कंप्यूटर्स उस प्राइस रेंज के हिसाब से, जिस प्राइस रेंज में वो मिलते हैं, उस प्राइस रेंज के बाकी कंप्यूटर्स जो विंडोज़ कंप्यूटर हैं उनके हिसाब से प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़े से बेटर साबित होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐप्स आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं और उनकी जो SSD की स्पीड होती है एवं जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है, ओवरऑल बैटरी लाइफ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है और ओवरऑल उनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है, जो कि आपको एक एड ऑन एडवांटेज देती है एक मैक यूज़र होने के नाते। तो बात करूं अपनी, तो मैं करीब पिछले 10-8 सालों से मैं करीब मैक को यूज़ कर रहा हूं। ये मेरा तीसरा मैकबुक है जो मैं आपके सामने यूज़ करने जा रहा हूं और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एप्पल की वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, आप बाकी जगहों से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, वो ये है कि आप लेटेस्ट मैक्स ले सकते हैं और उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे वेबसाइट देख लें। सबसे पहले की वेबसाइट है यहाँ पे apple.com/in। ठीक है, ये /in जो है ये इंडिया की वेबसाइट है। अगर आप सीधे apple.com टाइप करते हैं तो ये आपको यूएस की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ से फिर से आपको इंडिया की ओर रिडायरेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा। यहाँ पे कंटिन्यू करके आप इंडियन वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लें। सबसे पहले स्टोर में आपको चीज़ें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैक में जाने पे आपको कुछ मैक के ऑप्शंस मिलेंगे, आईपैड में जाने पे आपको आईपैड के ऑप्शंस मिलेंगे, आईफोन, वॉच एंड ऑल। देखिए, आईफोन और आईपैड के बारे में तो बहुत से लोग ऐसे भी बहुत सी जानकारियाँ रखते हैं। बाज़ार में बहुत कॉमन चीज़ें हैं आईपैड और आईफोन का पाया जाना, लेकिन मैक कंप्यूटर थोड़े से रेयर होते हैं और आम लोग जनरली नहीं जान पाते कि आखिर मैक की खासियत क्या है, और अगर जानते भी हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत कंप्यूटर खरीद लेते हैं। तो आप इतने पैसे लगा के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेटर होगा कि आपके लिए कौन सा मैकबुक खरीदना बेस्ट है, ये मैं आपको गाइड करूँ यहाँ पे। तो चलिए, आपके प्रोफेशन, आपके पर्पस, आपके काम के हिसाब से मैं आपको मैक सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने मैक के सेक्शन पे। मैक के सेक्शन पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे हमें बहुत तरीके के चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक एक करके मैं चीज़ों पे चलता हूँ। सबसे पहले बात करें मैकबुक एयर के बारे में, तो मैकबुक एयर बेसिकली ऐसे मैक्स होते हैं जो कि एंट्री लेवल मैक कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, एंट्री लेवल का मतलब कि ये हमारी बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों में क्या आ गया? अगर आप छोटी मोटी वेबसाइट सर्फिंग कर रहे हैं, अगर आप मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हैं, अगर आप फैमिली एल्बम्स बनाना चाहते हैं कि हाँ भाई परिवार के फ़ोटोज़ को मैं स्टोर करके रखूँ, मूवीज़ देखूँ, पढ़ाई करूँ, तो उनके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली ये स्टूडेंट सेंट्रिक कंप्यूटर्स ज़्यादा कहे जा सकते हैं अगर एक तरह से कहूँ तो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इस पे हाई एंड काम नहीं कर सकते, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैकबुक एयर एक फैनलेस सिस्टम होता है। इसके अंदर एक्टिव कूलिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिसके चलते अगर आप हेवी काम करते हैं, कुछ इस पर ज़्यादा काम करते हैं, तो हो सकता है कि थर्मल थ्रॉटलिंग का शिकार हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं आप यहाँ पे मैकबुक एयर में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है M1 चिप और दूसरा है M2 चिप। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप बजट पे बहुत ज़्यादा आपका कॉन्स्ट्रेंट अगर नहीं है तो आप M2 चिप वाला ही मैकबुक एयर खरीदें, क्योंकि M2 चिप जो है वो एप्पल की लेटेस्ट चिप है और करीब M1 से कुछ मामलों में ये बहुत फास्ट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने एप्पल इकोसिस्टम को बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपका काम सिर्फ बेसिक पढ़ाई लिखाई को लेकर है, नोट्स बनाना चाहते हैं, बस बहुत लाइट फ़ोटो एडिटिंग या हल्की फुल्की छोटे मोटे क्लिप्स एडिट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए M1 चिप वाला जो एंट्री लेवल फर्स्ट मैकबुक एयर का मॉडल है वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले M1 चिप को बाई के ऑप्शन पे आते हैं। बाई के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा M1 या M2 चिप। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग M1 चिप को भी चूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये है हमारी ये बेसिक जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये मिल जाती है। फिर जैसे ही इसको नीचे जाएंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा डिलीवरी का ऑप्शन, इन स्टॉक है। अब अगर डिलीवरी डेट्स आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पिन कोड डालेंगे। जैसे मेरे केस में पिन कोड है 700052, ये कलकत्ता का पिन कोड है। व्यू ऑप्शंस,
यहाँ पे हमें एक्सप्रेस डिलीवरी अवेलेबल है कलकत्ता में और ये कल तक मुझे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो सेव माई लोकेशन फॉर फ्यूचर विजिट्स भी आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चले अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 16 कोर का न्यूरल इंजन है, 8 कोर का सीपीयू है, 7 कोर का जीपीयू है, 8 जीबी की यूनिफाइड मेमोरी है। फ्रेंड्स, यूनिफाइड मेमोरी का मतलब होता है कि एप्पल कभी भी वी रैम यानी कि वीडियो रैम और सिस्टम रैम को अलग अलग यूज़ नहीं करता है अपने एप्पल सिलिकन के लिए। एप्पल सिलिकन में वो ग्राफिक मेमोरी और सिस्टम मेमोरी को एक साथ यूज़ करता है। इसी 8 जीबी की कुछ पार्ट आपकी ग्राफिक्स को जाएगी अगर आप ग्राफिक इंटेंस काम कर रहे हो, और इसी 8 जीबी का पार्ट सीपीयू को जाएगा अगर आप सीपीयू इंटेंस काम कर रहे हो। तो ये कई मामलों में बेहतर इसीलिए है क्योंकि एप्पल के नए आर्किटेक्चर में अगर जीपीयू चाहे तो इस मेमोरी का एज मच एज 80-90% भी इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको 7 से 8 जीबी की ग्राफिक मेमोरी मिल सकती है जो कि आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकाल कर देगी। और यहाँ पे 256 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है। ठीक है, तो चले सिलेक्ट करते हैं। पहले इसको सिलेक्ट किया हमने और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपको कस्टमाइज योर मैकबुक एयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे पिन कोड है 3 PM, यानी कि अगर हम आज ऑर्डर करते हैं तो कल मुझे शाम को 3 PM तक हमारा मैकबुक एयर रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो ऑफर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक HDFC बैंक का ऑफर दिखा रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेमोरी मतलब हमारा रैम। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से मैं एक एक करके डिस्कस करना शुरू करूँगा। मैकबुक एयर एक एंट्री लेवल मैक है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफिक इंटेंस काम और फोटो इंटेंस काम तो करने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं भाई मेरा बजट थोड़ा सा कम है लेकिन मैं थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं थोड़ी बहुत ग्राफिक एडिटिंग कर सकता हूँ, जैसे आप एक एंट्री लेवल यूट्यूब चैनल क्रिएटर हो जिसको कि भाई ज़्यादा बड़े नहीं 10-15 मिनट के वीडियोज़ बनाने होते हैं, तो आप चाहो तो 16 जीबी का मेमोरी ले सकते हो। तो 16 जीबी की मेमोरी लेने में आपके पास फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो ग्राफिक मेमोरी है वो भी उतनी ही ज़्यादा एलोकेट होगी। ठीक है, स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज में एक बात बता दूं, प्रीवियस जो आते थे मॉडल 2015-16 तक के जो मैकबुक्स थे उसमें आप स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते थे क्योंकि उसमें एक NVMe आपको PCI SSD लगा होता था, तो PCI SSD को आप निकाल के उसको स्वैप कर सकते थे। लेकिन उसके बाद के मैकबुक्स में जो स्टोरेज है वो बिल्ट इन सोल्डेड स्टोरेज आनी शुरू हो गई। तो स्टोरेज आप एक बार लें और सोच समझ कर लें। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि यदि आप थोड़ी भी चीज़ें स्टोर करने के अपने कंप्यूटर पे स्टोर करने के पक्ष में होते हैं तो आप थोड़ी स्टोरेज बढ़ा कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगा, पर्सनली मैंने अपने मैकबुक प्रो में सिर्फ 512 जीबी की जो उसकी एंट्री लेवल स्टोरेज है वही चुनी है क्योंकि मेरे पास एक एक्सटर्नल SSD है जो 2 टेराबाइट की है और उसकी स्पीड करीब 2000 Mbps तक जाती है। तो इसीलिए मुझे कभी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती कि मैं अपनी बिल्ट इन मेमोरी को उतना ज़्यादा रखूं। और ये एक्स्ट्रा जो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उन पैसों से आप एक अच्छी SSD खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी SSD ले सकते हो क्योंकि 20,000 में यू विल गेट अराउंड 2 टेराबाइट्स और 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वेरी गुड क्वालिटी SSDs जो सैनडिस्क और किंगस्टन की आपको मिल सकती है एक्सटर्नल SSDs। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आपकी इंटरनल मेमोरी इंपॉर्टेंट है और वो एक एक्सटर्नल SSD से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वीनियंट है, तो ऑब्वियसली फॉर एडेड कॉन्वीनियंट आपको पे तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 256 जीबी की बेस मेमोरी पे तो आप न जाएं, कम से कम 512 जीबी की स्टोरेज रखें क्योंकि जैसे ही आप मैक को अनबॉक्स करते हैं घर पे तो 512 जीबी में जो आपको अवेलेबल मेमोरी होती है वो करीब करीब 470 से 480 जीबी के आसपास होती है। तो 40 से 50 जीबी की जो मेमोरी है वो सिस्टम मेमोरी होती है और जैसे जैसे आप ऐप्स को ऐड करते जाएंगे कैश फाइल्स और बाकी चीज़ें मेमोरी को और भरती जाएंगी। तो कम से कम 512 जीबी तो आप ज़रूर रखें। चले, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में फाइनल कट प्रो है जो कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लॉजिक प्रो है जो कि एक ऑडियो DAW है, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर है। फाइनल कट प्रो के बारे में बात करूं तो आपके पास अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हो तो आप मैकबुक एयर M1 तो नहीं लेने वाले हो, तो इसीलिए प्लीज़ इनको आप सिलेक्ट ना करें अगर आप मैकबुक एयर यूज़र हैं तो, क्योंकि दीज बोथ आर वेरी इंटेंस सॉफ्टवेयर्स। हालांकि मैकबुक एयर पे ये चल जाते हैं बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए चल पाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स आप इन पे नहीं कर पाओगे। थर्मल थ्रॉटलिंग की समस्या डेफिनेटली आपको दिखेगी क्योंकि एक फैनलेस सिस्टम है, इसमें कोई भी पंखे नहीं लगे होते हैं। ठीक है,
आप इसके नीचे आओ और इसके नीचे आकर आप ऐड टू बैग करोगे तो आपको ये बैग में दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्सेसरीज में बात करो, एप्पल केयर प्लस, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू बाई एप्पल केयर प्लस, बिल्कुल मैं बोलूँगा, क्योंकि ये न सिर्फ आपको 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देता है, बल्कि आपको अनलिमिटेड रिपेयर की सुविधा देता है, जो कि जेन्युइन एप्पल के सर्विस सेंटर से हो सकते हैं। ठीक है, और मैक बैटरी इंक्लूड एक्सेसरीज कवर्ड, आपकी बैटरी अगर बीच में डाई होती है, बैटरी कमज़ोर पड़ती है, तो वो भी आपकी कवर होती है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, रिपेयरिंग मैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग्स जो आप करवाना चाहोगे। मैक की रिपेयरिंग अगर आप वारंटी में नहीं हो तो डेफिनेटली बहुत महंगी पड़ने वाली है। USB-C टू लाइटनिंग केबल, ये अगर आपके पास आईफोन है या कोई और एप्पल एक्सेसरी है, उसको अगर आप ऐड करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको ये केबल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले मैक की ओर, जो है हमारा मैकबुक एयर M2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि M1 से बेटर है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, ऐसे एंट्री लेवल मैक यूज़र हो जो सोचता है कि थोड़ा सा मैं एडवांस काम कर सकता हूँ, तो आप M2 ले सकते हो। M2 में क्या डिफरेंस है, जैसा कि आपने M1 में देखा कि वहाँ पे 8 और 16 GB के मेमोरी ऑप्शंस मिल रहे थे, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको 512 GB का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो बेस मॉडल में से एक है उसी में। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ वर्थ बाइंग इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसकी कीमत करीब 99,000 रुपये के आसपास थी, यहाँ 1,19,000 रुपये के आसपास है, लेकिन आपको बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है, सिर्फ आपका एक M2 चिप यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके एक चीज़ देखेंगे कि क्या इसे अपग्रेड करने में हमारी कीमत इतनी ही पड़ रही है या फिर इट इज़ वर्थ टू बाई द हायर एडिशन। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस पे। तो हम लोग पहले M2 के 256 GB को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 256 GB में अगर हम 512 GB ऐड करते हैं तो हमारी कीमत पड़ रही है 1,39,000 रुपये, राइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो चिप है ये 8 कोर है, 8 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन है। और अगर हम पीछे आकर देखें तो यहाँ पे 8 कोर है, 10 कोर GPU है और हमारा 512 GB का स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 कोर GPU आपकी ग्राफिक परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे 35 वाट का आपको ड्यूअल पोर्ट चार्जर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 30 वाट का चार्जर मिल रहा है। तो यदि आपको इन दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ग्राफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा, ग्राफिक इंटेंस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हो और सिर्फ आप स्टोरेज चाहते हो ज़्यादा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप M2 के हायर एडिशन को खरीदने के बजाय M2 के इनिशियल एडिशन को खरीदें और अपने स्टोरेज को आप बस अपग्रेड कर लें 512 GB में, तो आपको 10,000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा मिलने जा रहा है। ठीक है, अब M2 में आते हैं। तो M2 में आपको खासियत क्या मिलेगी, यदि यहाँ पे हम ये ऑप्शन चुन लेते हैं तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। तो इसीलिए अगर आप M2 चिप में इनिशियल लो या फिर एडवांस लो, अगर आप CPU को अपग्रेड नहीं करते हो तो आपको 10,000 का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप CPU को अपग्रेड करते हो तो M2 10 कोर GPU और M2 8 कोर GPU के 8 कोर GPU विथ अपग्रेडेड वर्जन के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, जो दोनों सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट आते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको एक बात बोलूँगा, यदि आप ग्राफिक इंटेंस काम करने के पक्ष में हो, थोड़ा सा, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि एकदम आप हाई फाई मूवी बनाओ, बट थोड़ा सा अगर ज़्यादा काम करने के पक्ष में हो तो 16 GB की आप यूनिफाइड मेमोरी ज़रूर लें। ठीक है, तो ये कीमत आपको आ जाती है करीब करीब 1,70,000 रुपये के आसपास। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बस आप इस कीमत को नोट कर लें कि 1,70,000 रुपये आपकी कीमत पड़ रही है। अब हम इसी को कॉपी करते हैं और एक न्यू टैब में ओपन करते हैं, क्योंकि हमें 2 टैब्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे आते हैं मैक में फिर से। अब आते हैं अगले मॉडल मैकबुक प्रो की ओर। यहाँ हमने मैकबुक एयर में देख लिया, आप चाहें तो यहाँ पे 67 वाट एडेप्टर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको पहली बार अगर आप लेते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके लिए नहीं देना पड़ेगा। ये एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है, जो आप ले सकते हो। चलें अब आगे आते हैं हम लोग मैकबुक प्रो पे। मैकबुक प्रो 13 इंच मेरे ख्याल से मोस्ट अंडररेटेड मॉडल में से एक है, क्योंकि बस ये M2 चिप के साथ आता है, M2 प्रो या M2 मैक्स चिप के साथ नहीं आता। तो इसमें आपको वो चीज़ मिलेगी कि अगर आप मैकबुक एयर जैसी पोर्टेबिलिटी चाहते हो, 13 इंच की पोर्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आपको एक्टिव कूलिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा हम काम करें, थोड़ा भारी काम करें, तो आप यहाँ पे कीमत देख रहे हो 1,70,000 पड़ रही है। और इस मैकबुक प्रो की कीमत जो 13 इंच की है, इसकी कीमत 1,29,000 पड़ रही है। किसके साथ ही आप देख लो, अगर आप 512 GB की मेमोरी लेते हो, 10 कोर GPU लेते हो, 8 GB की लेते हो आप यूनिफाइड मेमोरी, तो आपको 1,49,000 की ही कीमत पड़ेगी। लेकिन
यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक्टिव कूलिंग आपको मिलेगी फ्रेंड्स, और एक टच बार का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, टच बार का सपोर्ट बेसिकली अगर आप कोई मूवी एडिट कर रहे हो, अगर आप कोई फोटो एडिट कर रहे हो तो फोटोज़ के बीच में स्वाइप करने का काम आ सकता है। आप अलग अलग एप्लीकेशंस में अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो टैब्स को स्विच कर सकते हो। अगर आप कोई मूवी एडिट कर रहे हो तो मूवी की जो सीन है उसको स्विच कर सकते हो हाथ से, टच से यहाँ पे स्वाइप करके। तो ये एक बहुत अच्छा एड ऑन फीचर है। तो अगर आप थोड़ा प्रो, थोड़ा एडवांस्ड काम करना चाह रहे हो तो आप मैकबुक एयर का ये एडवांस्ड वर्जन न लेकर, अगर आप मैकबुक एयर का ये एडवांस्ड वर्जन न लेकर आप मैकबुक प्रो की ओर जाएं, और मैकबुक प्रो का मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एडवांस्ड वर्जन लें। इसके इनिशियल वर्जन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक फ़ैन का सपोर्ट दे दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती है। तो चलते हैं अपने 13 इंच मैकबुक प्रो की ओर। 13 इंच मैकबुक प्रो में लगभग चीज़ें आपको मैकबुक एयर की तरह ही मिलती हैं, बस उसमें आपको एक एक्टिव फैन सपोर्ट मिलता है और आपको एक टच बार का सपोर्ट मिलता है। कीमत जो है आपकी एडवांस, जो आपका अपग्रेडेड मैकबुक एयर है, उतनी ही रहती है। यहाँ पे आपको 512 GB का स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनल कट प्रो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लॉजिक प्रो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी अगर आप नए हो तो लॉजिक प्रो एंड फाइनल कट प्रो ऐड ना करें। दोनों का ही एक छोटा वर्जन फाइनल कट प्रो की जगह आई मूवी और लॉजिक प्रो की जगह आपका एक गैराज बैंड करके सॉफ्टवेयर है, तो दोनों ही आपको मैक में बिल्ट इन आते हैं एंड दोनों ही बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है फॉर इवन सम प्रोफेशनल मूवी वर्क्स। ठीक है, तो अगर आप एक छोटे मोटे एडिटर हो, छोटे मोटे यूट्यूब क्रिएटर हो, तो मेरे ख्याल से आपके जो बिल्ट इन आई मूवी के सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके बेसिक काम को करने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आपके पास और क्या क्या अपग्रेड के ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे 1 TB स्टोरेज अपग्रेड करते हो तो आपकी कीमत बैठती है 1,70,000 रुपये। यहाँ पे थोड़ा पीछे आते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या पाया था, मैकबुक एयर को अपग्रेड हमने किया था 10 कोर 8 कोर के साथ, 10 कोर GPU 8 कोर CPU, 16 GB की मेमोरी थी, 512 GB की स्टोरेज थी यहाँ पे, और 67 वॉट्स के पावर एडिटर के साथ हमारी कीमत पड़ रही थी 1,70,000 रुपये। ये है मैकबुक एयर के केस में। मैकबुक प्रो में हमें क्या मिल रहा है, 8 GB की मेमोरी। अगर हम इसको 8 GB की जगह 16 GB करते हैं तो यहाँ पे हमारी कीमत बढ़ के हो जाती है 1,90,000 रुपये। लेकिन 16 GB की मेमोरी, 1 TB की स्टोरेज, यहाँ पे हमें कितनी मिल रही थी, 512 GB की स्टोरेज मिल रही थी दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 1 TB की स्टोरेज करते हैं और 16 GB की मेमोरी करते हैं तो हमारी कीमत पड़ती है 1,90,000 के आसपास। यहाँ पे है 1,70,000, यानी करीब 20,000 के फ़र्क पे आपको एक मैकबुक प्रो मिल रहा है टच बार के साथ, 16 GB की मेमोरी और 1 TB की स्टोरेज के साथ। 24 GB की मेमोरी में आपको जल्दी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक मिड रेंज के काम करने वाले हो, मिड रेंज के अगर आप वीडियो एडिटर हो, तो 13 इंच मैकबुक प्रो इज़ नॉट द मॉडल फॉर यू। ठीक है, अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हो, फोटोज़ में आप ज़्यादा काम करते हो, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग के लिए उतनी इंटेंस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती वीडियो की तुलना में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप एडोबी के सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 24 GB मेमोरी की ओर जाएँ। अब मैं फिर से एक नया टैब खोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ याद करा देना चाहता हूँ कि 2 लाख रुपये में हमने एक मैकबुक प्रो लिया है M2 चिप के साथ, एक 24 GB की मेमोरी ली है, 1 TB की स्टोरेज ली है, और हमने कोई भी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स नहीं लिए, कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर्स नहीं लिए हैं। यहाँ पे M2 चिप के साथ एक गलती, एक थोड़ी सी खामी और आती है, वो क्या है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं अब आगे हम लोग, ये ध्यान रखना आप इस प्राइस के बारे में। अब हम एक और नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं मैकबुक प्रो पे ही हम लोग अभी भी सस्टेन करेंगे। ठीक है, मैकबुक प्रो हमने 13 इंच देखा, अब आते हैं अपने हाइयर जो प्रोफेशनल, जो ट्रू प्रोफेशनल्स के लिए हैं, और इसमें से मैकबुक प्रो 14 इंच है, वो मेरा मॉडल है। ठीक है, 14 इंच का मैंने जो मॉडल चूज़ किया था वो है ये बेसिक मॉडल, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉमिनल वीडियो एडिटिंग करता हूं और मुझे ज़्यादा बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास एक्सटर्नल SSD है जो कि मैं पहले से यूज़ करता आ रहा हूं, उसमें मेरी सारे डेटा हैं, सब कुछ है, तो मुझे इंटरनल भी बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ये चुना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैकबुक प्रो में हमें क्या मिल रहा था, 10 कोर GPU 8 कोर CPU। मैकबुक 14 इंच प्रो में हमें क्या मिलता है, 10 कोर CPU 16 कोर GPU 16 GB मेमोरी, ये हमें डिफ़ॉल्ट मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमें डिफ़ॉल्ट मिलती है। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो M2 प्रो चिप। M2 और M2 प्रो चिप के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ये है
कि M2 चिप सिर्फ एक एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है, जबकि M2 Pro चिप मल्टीपल 2 से 3 एक्सटर्नल डिस्प्लेज को भी पावर अप कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप एक फोटो एडिटर हो जिसे कि सिर्फ एक डिस्प्ले की जरूरत पड़ सकती है या अपने लैपटॉप पे वो काम कर सकता है, वो डेफिनेटली 13 इंच मैकबुक प्रो को ले। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर हो जिसे कि मल्टीपल डिस्प्लेज की जरूरत पड़ सकती है या 2 से अधिक डिस्प्ले को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, तो डेफिनेटली आपको एक M2 Pro चिप के साथ जाना चाहिए। और भी बात है कि M2 Pro चिप कैपेबिलिटीज में बहुत कैपेबल चिप है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल तुलना करें तो ये 40 to 50% फास्ट साबित होता है बेस M2 चिप के मुकाबले। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या आपको ये लेना चाहिए या आपको अपग्रेडेड वर्जन लेना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं हम लोग अपने बेस वर्जन पे और चीज़ों को अपग्रेड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आए हम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने चीज़ों को अपग्रेड करना शुरू किया। अब लेकर आते M2, यहाँ पे आपको 2 CPUs का ऑप्शन मिलेगा, M2 Pro, M2 Max। M2 Max बेसिकली 2 M2 Pro चिप को एक साथ सोल्ड करके बनाया हुआ एक एक्सट्रीमली पावरफुल चिप है जिसे M2 Max कहा जाता है, ठीक है। ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप चिप्स में से एक है। तो यदि आप एक फास्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, एक फास्ट मेमोरी बैंडविड्थ चाहते हैं, तो आप M2 Max चिप को लें। M2 Max चिप बेसिकली अगर आप एक फुल टाइम वीडियो एडिटर हैं, अगर आप वेडिंग्स करते हैं, अगर आप बड़ी बड़ी वीडियोस पे काम करते हो, तो आपको M2 Max की ओर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बेसिक वीडियो एडिटर हैं हमारी तरह, तो आप इससे काम चला सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मिलेगी कि M2 Max जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास एक नई मेमोरी ऑप्शन खुल जाएगी, वो है 64 GB मेमोरी। और जैसे ही आप इसमें M2 Max 12 कोर और 38 कोर जो हाईएस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशन है M2 Max के लिए, जैसे ही आप वो सिलेक्ट करोगे, आपके पास एक और मेमोरी ऑप्शन खुलेगी 96 GB की। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल यूज़र के लिए 96 GB इज़ लिटिल बिट ओवरकिल, ठीक है। अगर आप एक प्रो यूज़र हो तो भी आपके लिए 32 to 64 बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बिल्कुल मूवी मेकर पर्सन हैं कि भाई मुझे सब कुछ ऑन द गो चाहिए, मुझे एक पोर्टेबल पावर हाउस चाहिए, तब आप 96 GB की तरफ जा सकते हो। 96 GB इज़ being honest overkill for most of the person। 99.9% लोगों के लिए 96 GB तो क्या 64 GB इज गोइंग टू बी द ओवरकिल। इसीलिए अगर आप एक स्टूडियो संचालक हैं, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एक शादी पार्टी की वीडियो शूट करते हैं, और अगर आप एक 2-2, 3-3 घंटे की रॉ फुटेज भी शूट करते हैं, तो भी आपके लिए 32 GB मेमोरी बहुत होने वाली है। यदि आपको थोड़ा संदेह लगता है, आप मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम करते हैं वीडियो एडिटिंग में, तब आप 64 चुन सकते हैं। और यदि आप 8K फाइल्स पे काम करते हैं, 8K फाइल्स पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स पे काम करते हैं, ठीक है, प्रो रेजोल्यूशंस पे काम करते हैं, तब आपको 96 GB की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन यहाँ भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा, अगर आप एक SSD अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल, तो मेरे ख्याल से बाइंग इंटरनल स्टोरेज उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि बहुत महंगी आती है एप्पल की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन अगर आप एक प्रो यूज़र हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट आपके पास 1 TB तो होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक 60 to 70% प्रो यूज़र हैं जो कि शादियों में काम करता है, वेडिंग्स करते हैं, फोटोग्राफी एक रेगुलर प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, तो उनके लिए M2 Pro इज़ गोइंग टू बी जस्ट मोर देन एनफ। लेकिन फिर भी यदि आपको थोड़ा और परफॉर्मेंस चाहिए तो M2 Max आप ले सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जो नॉर्मल कैमरा से आप शूट करते हैं, जनरली आप 1080 पिक्सल पे काम कर रहे होंगे, उसके लिए M2 Pro इज़ गोइंग टू बी मोर देन एनफ। M2 Max की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल डिस्प्लेज की ज़रूरत है तो M2 Pro चिप लें। अगर आपको सिंगल डिस्प्ले से आपका काम चल जाएगा तो आप 13 इंच मैकबुक प्रो M2 के साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्क्रीन साइज़ पे, 14 इंच एंड 16 इंच। पर्सनली मेरी चॉइस पहले 16 इंचेस की ही थी, लेकिन मैंने जब शोरूम में दोनों को देखा तो मैं 14 इंच की ओर गया, क्योंकि 14 इंच आपको एक बहुत ही खूबसूरत पोर्टेबिलिटी ऑफर करती है 16 इंच से। और आपके सबसे अच्छी बात यह है कि जो पोर्ट्स हैं, आपके जो पोर्ट्स हैं HDMI पोर्ट्स, SD कार्ड पोर्ट्स एंड आपके USB-C पोर्ट्स, वो दोनों में सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट 14 इंच और 16 इंच का जो ऑडियो सिस्टम है वो भी दोनों में सेम है। बस फ़र्क एक चीज़ का है कि 16 इंच का स्पीकर जो है वो अपवर्ड फायरिंग है, तो थोड़ा सा खूबसूरत आवाज़ उसमें आपको सुनाई देगी, थोड़ी खूबसूरत आवाज़ आएगी, उसमें बेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और 14 इंच में हिंज पे आपको हिंज की ओर फायर करता है उसका सबवूफर, तो बेस थोड़ा सा आपको डल आएगा। बट अदरवाइज फॉर मी
पोर्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, तो इसीलिए मैंने हमेशा 14 इंच को चूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें मैकबुक प्रो में, मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे मैकबुक प्रो 14 एंड 16 इंचज़ में कंपेयर में अगर हम जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कंपेयर में जाके आप दो मैक्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। हमें कंपेयर में गया और ये कंपेयर खुलने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, तो सी ऑल मॉडल्स, यहाँ मैंने सी ऑल मॉडल्स किया और इसके साथ मैं अपने मॉडल्स को चुन के मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं किस किस मॉडल के बीच कंपेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं 13 इंच M2 के साथ, उसके बाद आते हैं 13 इंच M2 14 इंच के साथ, और इसके बाद आते हैं M16 इंच के साथ। ठीक है, चलें यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बेस मॉडल का कंपैरिजन करें तो आपको बेस मॉडल में ये 50,000 का फ़र्क मिलेगा 16 इंच की स्क्रीन के लिए। तो आप ध्यान से लें, एक चीज़ आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, वो है स्क्रीन साइज़। यदि 2 इंच की स्क्रीन साइज़ आपके लिए मैटर करती है तो आप डेफिनेटली 16 इंच की ओर जाएं। पर्सनली मेरे लिए वो स्क्रीन साइज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि घर पे मेरे पास 27 इंचेस का एक 4K डिस्प्ले है जो कि एक P3 डिस्प्ले है, तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी बड़ी स्क्रीन का काम करना होता है तो मैं अपने घर पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये आपको CPU का आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है बैटरी लाइफ, 18 आवर वर्सेस 22 आवर्स। फ्रेंड्स, बीइंग प्रैक्टिकल 22 घंटे 18 घंटे आपको कागज़ पे बड़े बड़े दिख रहे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों की बैटरी लाइफ में एक आध घंटे का ही फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर चाहें तो वो चीज़ देख लें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो आप 22 घंटे की बैटरी लाइफ की ओर जा सकते हो, और अगर आपको एक हेल्दी बैटरी लाइफ चाहिए कि चलो ठीक है बैटरी लाइफ थोड़ा कम हो बस मुझे पोर्टेबिलिटी मिले, तो आप 18 घंटे की ओर जा सकते हो। अदरवाइज मैक्स आर वेरी फास्ट चार्जिंग मशीन। और सबसे बड़ी बात तो आप ये है कि इस तरीके का आपके पास पावर बैंक्स हैं, इस तरीके के पावर बैंक है, तो आप एक नॉर्मल USB-C यूज़ करके भी अपने मैक को चार्ज कर सकते हो। आपको अमेज़ॉन पे बहुत से, जैसा मैंने आपको मैंने दिखाया कि मैंने यहाँ पे अपने USB-C को अपने ऐड किया और यहाँ पे इसने पावर लेना स्टार्ट कर दिया है मेरे पावर बैंक से। ठीक है, अगर आपने ये मेरे पास 20 वाट आउटपुट का पावर बैंक है, तो अभी यहाँ पे बैटरी नॉट चार्जिंग दिखा रहा है, थोड़ी देर में चार्जिंग लेना भी ये स्टार्ट कर देगा। यदि आपके पास 65 वाट आउटपुट वाला पावर बैंक है तो आप डेफिनेटली एक पावर बैंक अलग से खरीद सकते हो, वो आपको जो एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ चाहिए उसकी कमी पूरी कर देगा। टच आईडी आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे टच बार की एक एक्स्ट्रा आपको फंक्शनलिटी मिलती है जो कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 20 घंटे की बैटरी लाइफ दे रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इसका जो M2 चिप है स्लाइटली लेस पावरफुल है, इसकी वजह से आपको ये एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें मेमोरी बैंडविड्थ की, जो कि रैम से ली जाने वाली और SSD से ली जाने वाली मेमोरी की स्पीड है, यहाँ पे 100 Gbps की मिलती है, यहाँ पे 200 Gbps की मिलती है। तो आपको ये प्रोफेशनल वर्क्स में काफ़ी अच्छा काम करने जा रहा है। मीडिया इंजन में हार्डवेयर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिलता है, प्रोरेज रॉ का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मीडिया इंजन में ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको हार्डवेयर सपोर्ट इसका उतना स्ट्रांग नहीं मिलता। M2 मैक्स चिप में 400 Gbps तक की मेमोरी बैंडविड्थ मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप M2 मैक्स चिप यूज़ करते हो, मैंने आपको बोला कि अगर आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम प्रोफेशनल यूज़र हो, मूवी मेकर किस्म के इंसान हो, तो डेफिनेटली आप इसके पीछे जा सकते हो। स्टोरेज के लिए जाएं तो यहाँ पे आपको अप टू 2 TB का स्टोरेज मिलेगा 13 इंच मॉडल में, बाकियों में आपको 8 TB तक का स्टोरेज मिलेगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप टू 1 TB तक ही आप चूज़ करें अगर आप एक मीडियम लेवल के यूज़र हो। अगर आप एक पावर यूज़र हो तो आप 4 TB तक जा सकते हो, बट 8 TB स्लाइटली ओवरकिल, क्योंकि 8 TB चूज़ करने में आपकी मैक की कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। उसके बहुत ही कम पैसे देकर आप एक NAS खरीद सकते हो, आप एक SSD खरीद सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक ऑलमोस्ट 2K डिस्प्ले, जबकि यहाँ पे हमें 2.7K के आसपास डिस्प्लेज मिल जाते हैं। XDR ब्राइटनेस यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको 500 निट्स की। तो मेरा मैकबुक प्रो है 14 इंच, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि एक तो HDR कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, दूसरी बात इसकी स्क्रीन की जो स्मूथनेस है बहुत अच्छी होती है, 120 हर्ट्ज़ की होती है और सनलाइट में बहुत अच्छे से रीडेबल होती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्प्ले सपोर्ट है वो इसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है इन दोनों में। M2 चिप 13 इंच में आपको ये थोड़ा सा कम मिलेगा। आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे 6 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। तो 14 और 16 इंच के साउंड सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ठीक है,
HDMI आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे HDMI सपोर्ट नहीं मिलता, आपको USB टू HDMI कनेक्टर लेना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5 मिलता है। और अदरवाइज आप एक चीज़ देखें कि 14 और 16 इंच की सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बस साइज़ का फ़र्क है। और बिलीव मी 14 इंच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल एंड पावरफुल मशीन्स यू कैन गेट। अगर यहाँ पे आगे की बात करें, 12 घंटे की वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, 15 घंटे ही कर सकते हैं, बट बीइंग ऑनेस्ट प्रैक्टिकल यूसेज में आपको बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं मिलता। आप चाहें तो फास्ट चार्ज केबल खरीद सकते हैं इसके अलावा। तो ये थी हमारी टोटल टेक स्पेक्स की बातें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग मैक को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे देख लिया, अब यहीं पे आप बाई का ऑप्शन क्लिक करें। मैं 16 इंच के मैक को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल के टाइम में। 16 इंच के मैक्स को आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। जैसे हमें 14 इंच में मिलते थे ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शन यहाँ भी हैं। 14 इंच में सेम ऑप्शन है M2 Pro, M2 Pro, M2 Max, उसी तरीके के ऑप्शन 16 इंच में भी मिलेंगे। बस 50,000 रुपये का फ़र्क होता है 14 और 16 इंच में, वो 2 इंच की स्क्रीन साइज़ के लिए। यहाँ पे जो टॉप एंड है ये 3 लाख रुपये का है, और 16 इंच में आपको जो टॉप एंड है वो करीब 3.5 लाख रुपये का है। तो आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी। और सबसे पहले अपने आप यूसेज को डिफाइन करके लें। 14 इंच अगर आप पोर्टेबिलिटी यूज़र हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं करने को होता है लाइक बड़ी स्क्रीन का, तो आप 14 इंच ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक ऑलरेडी डिस्प्ले है, जैसे कि मेरे पास है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले की अगर आप मुसीबत को नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी मैक की स्क्रीन ही बड़ी हो, मुझे तो बस बड़ी स्क्रीन चाहिए, एक थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ चाहिए, तो आप 16 इंच को ले सकते हो। और इसके साथ आपको इसमें थोड़ा सा, चूँकि अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं, तो 16 इंच का जो साउंड सिग्नेचर है वो कहीं ज़्यादा बेटर मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम खरीदें कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग बेस मॉडल को चूज़ करते हैं, तो बेस मॉडल को चूज़ करने के बाद इसको अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। मैंने इन CPUs के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे जब तक आप M2 Pro में रहेंगे, आपको यहाँ भी 32 इंच का मॉडल मिलेगा। जैसे आप M2 Max के हाईएस्ट को चुनेंगे, आपके पास 96 तक मेमोरी अनलॉक हो जाएगी। 16 GB मेमोरी इसमें अवेलेबल नहीं होती है, 32 मेमोरी स्टार्ट होती है। और इसी के साथ कीमत बढ़ के हो गई है 3,29,000, ठीक है। अगर आप इस लेवल की मशीन ले रहे हो तो कम से कम 1 TB की स्टोरेज तो रखो, क्योंकि डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल काम करने जा रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन चुनते जाएंगे, आपको यहाँ पे नीचे में आपके पिन कोड के हिसाब से डिलीवरी डेट भी दिखाती जाएगी, ठीक है। पिकअप आप अगर एप्पल स्टोर है तो वहाँ से कर सकते हो, बट इंडिया में एप्पल स्टोर सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुंबई और दिल्ली। तो आप पिकअप की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है अभी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आईपैड पे, ठीक है। आईपैड में आपके पास बहुत से ऑप्शन है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आईपैड की जानकारी मैं दूंगा अगले वीडियो में। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।